अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। बेसिकली जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसके ऊपर मैं पहले भी आपके एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो का मेन टाइटल होने वाला है, मेन पर्पस है, वो है आज हम सीखेंगे कि इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और जो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनते हैं। बेसिकली जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसका मतलब होता है, फ्यूचर का मतलब तो आपको पता है कि आने वाले कल की बात हो रही है, यानी कि आपके मुस्तकबिल की बात हो रही है। और जो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है वो काम जो आप मुकम्मल कर चुके हुए होते हैं, यानी कि इसमें आपका बात बताई जाएगी, वो काम उस फ्यूचर में ही बताया जा रहा है, लेकिन वो काम जो हो चुका हुआ है वो आपने फ्यूचर के अंदर बताना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से मुराद हम ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन को ले लेते हैं जो काम आप पहले ही कर चुके हुए होते हैं, लेकिन उसको आप किस में बताएंगे? अपने आने वाले कल में बताएंगे कि मैं आने वाले कल में ये वाला काम कर चुका हूंगा। ठीक है, इस तरह वाले वर्ड्स आपके पास आएंगे। परफेक्ट की सिंपल निशानी होती है कि एंड पर आता है चुका है, चुकी है या चुके हैं। इसके अलावा परफेक्ट में आप लोग लिया है, मैंने कोई काम कर लिया है, मेरा कोई काम हो गया है, यानी कि लिया है या हो गया है, इस तरह वाले वर्ड्स भी अगर आपको नजर आए तो वो भी परफेक्ट में इंक्लूड होंगे। क्योंकि हम लोग फ्यूचर के साथ परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको पता है हमेशा गा, गी और गे आता है। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि इन सेंटेंसेस के एंड पर आपको देखने को मिलेगा चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो इसका मतलब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा। अब सबसे पहले हम इसके बेसिक 3 फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि आज के हमारे मेन टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी वो टेंस जिसका ताल्लुक आपके पास से नहीं, ना प्रेजेंट से, बल्कि किससे हो? आपके फ्यूचर से। फ्यूचर मतलब आने वाले कल से, मुस्तकबिल से ताल्लुक हो। और परफेक्ट में वो काम आ जाएगा जो आप काम पहले ही कर चुके होते हैं, उसका ताल्लुक हम लोग परफेक्ट में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा टॉपिक है। इसके सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये 3 फॉर्मूलाज के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहां से भी दोबारा से देख सकते हैं। अब हम इनको सिंपली रिकॉल कर लेते हैं। जो सिंपल फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा विल एंड शेल आएगा। विल एंड शेल किसको इंडिकेट करते हैं? हमारे फ्यूचर को। विल एंड शेल हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। शेल आपको पता है आई और वी के साथ लगता है, और जो विल होता है वो हमारे जितने भी प्रोनाउंस बच जाते हैं आई वी के अलावा, यानी ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ आप लोग विल लगा देते हैं। देन हम लोग यूज करेंगे हैव, फिर हम लोग यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट पे हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है जब हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट किया था तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे हैज एंड हैव। इसी तरह जब हम पास्ट परफेक्ट में गए उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया था हैड, क्योंकि वो सेकंड फॉर्म वाले वर्ब्स हो जाते हैं, पास्ट में आ जाते हैं। अब जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में आए हैं तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर ना हमने हैज यूज करना है, ना हमने हैड यूज करना है, बल्कि इसके अंदर एक कॉमन वर्ड हम लोगों ने यूज कर लेना, वो हो जाएगा हैव। हैव हम लोगों ने जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, जितने भी नाउन या प्रोनाउन होंगे, आपने तमाम प्रोनाउंस के साथ अपना हैव ही यूज करना है। और जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो हम लोग यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसलिए यूज करें क्योंकि ये हमारा परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि कोई काम जो है हो चुका हुआ है, यानी कि उसके होने की बारे में बताता है कि वो काम पहले हो चुका हुआ है। तो उस चीज को इंडिकेट करने के लिए हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो अगर पास्ट पार्टिसिपल लिखा हो उसका मतलब भी थर्ड फॉर्म होता है, और अगर सिंपली थर्ड फॉर्म लिखा हो तो वो इसका मतलब है कि परफेक्ट में आनी है। आपको ये बात याद हो जानी चाहिए कि जब भी परफेक्ट टेंस की बात हो तो उसमें हमने हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। सिंपली इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट विल शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल एंड शेल इंडिकेट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर टेंस है, हैव और थर्ड फॉर्म किसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये परफेक्ट टेंस है। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट किसका बन गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सेकंड है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्मूला सेम टू सेम एज इट इज रहेगा जैसे सिंपल का है, बस इसमें हमारा नोट का इजाफा हो जाएगा। नोट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नहीं को शो कर सके, नेगेशन को शो कर सके। तो इसके फॉर्मूले में सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा विल शेल जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, देन हम यूज कर लेंगे नॉट, फिर आ जाएगा हमारा हैव, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इसमें विल एंड शेल इंडिकेट कर रहे हैं फ्यूचर को, नॉट साइन इंडिकेट कर रहे हैं नेगेटिव को, और हैव और थर्ड फॉर्म किसको इंडिकेट कर रहे हैं? परफेक्ट को। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं अपने हेल्पिंग को बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं, तो यही काम हम इधर करेंगे। विल एंड शेल बिल्कुल स्टार्ट में ले आए, देन हमने यूज कर लेना सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे हैव, थर्ड फॉर्म, लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसके अंदर जो हैव और थर्ड फॉर्म है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? परफेक्ट को।
और जो विल एंड शेल है वो इंडिकेट कर रहा है हमारा फ्यूचर को। तो विल शेल क्योंकि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे इसलिए हमने सबसे पहले विल शेल लगा दिया, देन हमने सब्जेक्ट लगाया, देन हमने हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये बात आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए कि जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे सिंपली आप अपना जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आएंगे, देन आप सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके अलावा अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो भी आपका अटैच हो रहा होगा वर्ब वो लगा देंगे, एंड लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें हमारा नेगेटिव पोर्शन भी आ जाता है और इंट्रोगेटिव पोर्शन भी आ जाता है। नेगेटिव पोर्शन से मुराद के ऐसे जुमले जिनमें नहीं आ जाए, और इंट्रोगेटिव से मुराद ऐसे जुमले जिनमें क्या वाला वर्ड आ जाए। ऐसे जुमले जिनके अंदर आपको क्या भी देखने को मिले और नहीं भी देखने को मिले, तो ऐसे जुमले मिलकर क्या बन जाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। तो हम लोगों ने समझना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम इंट्रोगेटिव वाला ही रहेगा, बस हम इसमें क्या इजाफा कर देंगे, नॉट का। तो अगर आप देखें यही वाला फॉर्मूला हम दोबारा यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग विल एंड शेल लगाएंगे, देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फौरन बाद हम क्या लगा रहे हैं, नोट। नोट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारे नेगेशन साइन यानी कि नहीं को, नफी को शो कर रहा है। देन हम यूज कर लेंगे हैव एंड थर्ड फॉर्म, लास्ट पे यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल एंड शेल हमारे हेल्पिंग वर्ब थे फ्यूचर के, इसलिए इसे हमने स्टार्ट में लगा दिया। फिर हमने यूज किया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया नोट, नोट साइन शो कर रहा है नेगेटिव को। उसके बाद हमने हैव और थर्ड फॉर्म लगानी है, ये दोनों किसको शो कर रहे हैं, परफेक्ट को। लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल एंड शेल का आपको पता है कि शेल हम यूज करते हैं आई एंड वी के साथ, विल यूज करते हैं ही, शी, इट, यू एंड दे के साथ। इसके अलावा जितने भी आपके सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, उन सबके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर था। सेम स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव वाला ही रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इजाफा किया, बाकी सेम टू सेम एज इट इज है। अब हम इसकी 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, क्या वो अगले हफ्ते तक शहर नहीं छोड़ चुके होंगे। अगर आप इसके लास्ट पे देखें तो क्या गिवन है, चुके होंगे। चुके शो कर है परफेक्ट को और होंगे शो कर है फ्यूचर को। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, चुके होंगे। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। और इस सेंटेंस के अगर आप शुरू में देखें क्या लिखा हुआ है, क्या शो कर रहा है कि ये आपका इंट्रोगेटिव है। और अगर आप इसके दरमियान में देखें तो दरमियान में क्या लिखा गया है, नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये नेगेटिव भी है। शुरू में क्या आ गया, दरमियान में नहीं आ गया, लास्ट पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट की निशानी आ गई, चुका होंगे। ठीक है, तो इस बात से आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें क्या भी आया नहीं भी आया, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम बना लेते हैं इसकी इंग्लिश। अगर आप देखें इसमें, क्या वो अगले हफ्ते तक शहर नहीं छोड़ चुके होंगे, एंड पे क्या लिखा हुआ है, होंगे, यानी कि ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या है, वो। तो वो को हम लोग डील करेंगे एज अ दे। शुरू में क्या लिखा हुआ है, वो, और एंड पे लिखा हुआ है होंगे, यानी कि ज्यादा लोगों की बात हो रही है। जब ज्यादा लोगों की बात होती है तो तब हम लोग यूज कर लेते हैं दे। हमारा प्रोनाउन इधर क्या आ जाएगा, दे। अब दे के मुताबिक हमने अपना हेल्पिंग वर्ब चूज करना होता है। अब इधर देखिएगा, दे के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, विल। तो इसलिए हमारे सेंटेंस का आगाज किससे होगा, विल से। विल से ही क्यों करना है, क्योंकि हमें उन्होंने यही कहा है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो अपना हेल्पिंग वर्ब भी बिल्कुल स्टार्ट में लगाते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो की इंग्लिश क्या है, दे। तो दे के साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, विल। इसलिए हम सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में लगा देंगे विल। फिर हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे। फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या लग जाएगा, नोट। नोट किसकी इंग्लिश आ गई, नहीं की। क्या वो अगले हफ्ते तक शहर नहीं छोड़ चुके होंगे। छोड़ना, छोड़ के चले जाना, रवाना हो जाना। तो छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव। लीव की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लेफ्ट एंड लेफ्टी होती है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट लगाएंगे। सबसे पहले हमने विल लगा दिया, फिर हमारा सब्जेक्ट दे आ गया, फॉर्मूले के मुताबिक नोट आ गया, फॉर्मूले के मुताबिक हैव आ गया। उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म इधर क्या है, छोड़ जाना। तो छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव। लीव की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, लेफ्ट। शहर, द सिटी, अगले हफ्ते तक, बाय द नेक्स्ट वीक। क्या वो अगले हफ्ते तक शहर नहीं छोड़ चुके होंगे, विल दे हैव नॉट लेफ्ट द सिटी बाय द नेक्स्ट वीक। सिंपली आपने सबसे पहले क्या लगा दिया, अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर हैव आ गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई,
द सिटी बाय द नेक्स्ट वीक, ये सारा पोर्शन आपका किसमें आ गया, ऑब्जेक्ट में। तो ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसमें सिंपली आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद अपने हैव और थर्ड फॉर्म लगाई है जो कि परफेक्ट को शो कर, लास्ट पे आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या वो अगले हफ्ते तक शहर नहीं छोड़ चुके होंगे, विल दे नॉट हैव लेफ्ट द सिटी बाय द नेक्स्ट वीक। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। अब हम सेकंड एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। जो सेकंड एग्जाम्पल है उसके अंदर आपको गिवन है, क्या हम केक नहीं बना चुके होंगे। अगर आप इस सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में देखें तो एंड पे लिखा हुआ है चुके होंगे। ये चुके होंगे किसको इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। अगर आप बिल्कुल शुरू में देखें तो लिखा हुआ है क्या और दरमियान में लिखा हुआ है नहीं। ऐसे सेंटेंसेस जिसके शुरू में क्या आ जाए और कहीं पे भी नहीं वाला वर्ड आ जाए, सेंटेंस के दरमियान में, शुरू में, एंड पे कहीं पे भी नहीं आ जाए, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव भी है और इंट्रोक्टिव भी है। क्योंकि इसके शुरू में क्या आ रहा है, दरमियान में नहीं आ रहा है, तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्या हम केक नहीं बना चुके होंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है हम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हम की इंग्लिश होती है वी। तो अब हमें पता है कि वी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हम यूज करेंगे शेल। क्योंकि आप जानते हैं कि जो शेल होता है उसके साथ हम यूज कर लेते हैं आई एंड वी। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना हेल्पिंग वर्ब भी लगाना होता है, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे क्या लगातेंगे, शेल। क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वी, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, शेल। देन हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। उसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे फॉर्मूले के मुताबिक हैव। क्या हम केक नहीं बना चुके होंगे, केक बनाने की इंग्लिश होती है बेक, तो बेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बेक्ड। तो हम लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ लगा देंगे बेक्ड आ केक, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। सिंपली आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब आपने किसके मुताबिक लगानी है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आपने सब्जेक्ट लगा दिया, फॉर्मूले के मुताबिक नॉट आ गया, फिर फॉर्मूले के मुताबिक आपका हैव आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई बेक्ड, आ केक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या हम केक नहीं बना चुके होंगे, शैल वी नॉट हैव बेक्ड द केक। तो सिंपली इसके अंदर आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, यूज किया आपने शेल, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या था, वी, इसलिए हम लोगों ने शेल यूज किया है। और जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें हमने विल इसलिए यूज किया क्योंकि इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट था वो था दे। तो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स थी नेगेटिव इंट्रोक्टिव की। तो हमारे पास सेकंड क्या बन गया, क्या हम केक नहीं बना चुके होंगे, शेल वी नॉट हैव बेक्ड द केक। आई होप आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो रहा होगा। अब हम WH से मुराद ऐसे वो तमाम अल्फाज हैं जो कि WH से शुरू होंगे। इसमें आपका व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, इस तरह के जितने भी लफ्ज हैं जिसमें आपका व्हाट आ जाए, वेयर आ जाए, व्हेन आ जाए, हुम आ जाए, हु आ जाए, हाउ आ जाए, ये सारे अल्फाज आपके WH वर्ड्स में आएंगे। WH इंट्रोक्टिव से मुराद ऐसे वो तमाम सेंटेंसेस है जिनके अंदर आपको कहाँ, कब, कैसे, कौन, इस तरह के जितने भी लफ्ज देखने को मिलेंगे वो हमारे WH फैमिली होंगे। अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा WH वर्ड, इसमें कोई भी आ सकता है, व्हाट भी, वेयर भी, व्हेन भी, हाउ भी, हु, हुम, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। देन आप यूज कर लेंगे विल एंड शेल, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर आप लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाएगा हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सेम स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोक्टिव वाला ही रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, WH वर्ड शुरू में आ गया। सिंपली आपने शुरू में WH वर्ड लगा देना है, फिर आपने अपने हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव और थर्ड फॉर्म जो कि हमारे परफेक्ट को शो कर रहे हैं, लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था। अब हम समझ लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको गिवन है, कल तक रिपोर्ट कौन लिख चुका होगा। अगर आप इस सेंटेंस के एंड पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चुका होगा। चुका होगा शो कर रहा है कि ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। कल तक रिपोर्ट कौन लिख चुका होगा, इसके अंदर आपको क्या वाला वर्ड नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन क्योंकि इसमें क्या वाला वर्ड नहीं है उसके बावजूद भी ये आपका इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। इंट्रोक्टिव ये इस सेंस में है कि इसके बिल्कुल दरमियान में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कौन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
कल तक रिपोर्ट कौन लिख चुका होगा। आपसे किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या वाला वर्ड देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। ये कौन सा इंट्रोक्टिव सेंटेंस है? ये हमारे पास WH फैमिली का इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। कल तक रिपोर्ट कौन लिख चुका होगा। अब इसके अंदर आपको ना कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं गिवन है, उन्होंने सिंपली कहा है कल तक रिपोर्ट कौन लिख चुका होगा। इसके अंदर जो वर्ड कौन है वही हमारा सब्जेक्ट है। अगर आप इस सेंटेंस में देखें आपका सब्जेक्ट मिसिंग है, तो सब्जेक्ट मिसिंग के साथ भी हम लोग अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। कल तक रिपोर्ट कौन लिख चुका होगा, तो आपने यहां से सबसे पहले वो वर्ड लिखना है जो कि आपका WH फैमिली से बिलोंग करेगा। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको क्या गिवन है? कौन। कौन की इंग्लिश होती है हु। तो सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले के मुताबिक WH वर्ड लगाते हैं, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अपनी हैव एंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कल तक रिपोर्ट कौन लिख चुका होगा। इस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट ही मिसिंग है, तो इसलिए हम लोग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं लगाएंगे, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम एज इट इज अप्लाई करेंगे। कल तक रिपोर्ट कौन लिख चुका होगा, सबसे पहले हम लोग लगा देंगे कौन की इंग्लिश। कौन की इंग्लिश होती है हु। उसके बाद हमने क्या लगा दिया? हु। उसके बाद अब इसके अंदर आपका सब्जेक्ट ही मिसिंग है, सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं है क्या है, तो जब सब्जेक्ट ना पता हो तो सिंपली आप विल लगा देंगे। मोस्टली आप विल ही लगाते हैं, सिर्फ 2 स्पेशल केसेस होते हैं, वो आई एंड वही होते हैं जिसमें आपने शेल लगाना होता है, वरना हर जगह आप ज्यादातर विल ही यूज करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने डायरेक्ट इसके बाद लगा देना है विल। विल के बाद सब्जेक्ट की जगह छोड़ दें, उसके बाद आपने सिंपली क्या लगा देना है? हैव। कल तक रिपोर्ट कौन लिख चुका होगा। लिखना इसमें क्या है? हमारा वर्ब है, तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट। राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन। रिपोर्ट है तो दी रिपोर्ट, कल तक लिखा हुआ है तो बाय टुमारो। यानी ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम हमने वही अप्लाई किया है इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट ही मिसिंग था तो इसलिए हमने इसके फॉर्मूले में भी सब्जेक्ट अप्लाई नहीं किया। कल तक रिपोर्ट कौन लिख चुका होगा। हु विल हैव रिटन द रिपोर्ट बाय टुमारो। सबसे पहले आपने WH वर्ड हु लगा दिया, फिर आपने अपना हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, सब्जेक्ट नहीं था तो आपने स्पेस खाली छोड़ दी, सिंपली आपने हैव लगा दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा दी रिपोर्ट, कल तक एक एक्स्ट्रा वर्ड गिवन था तो वो आपने लास्ट पे लिख देना बाय टुमारो। कल तक रिपोर्ट कौन लिख चुका होगा। हु विल हैव रिटन द रिपोर्ट बाय टुमारो। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है, इस साल के आखिर तक हम क्या हासिल कर चुके होंगे। अगर आप लास्ट पे देखें तो एंड पे गिवन है चुके होंगे। चुके होंगे किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। इस साल के आखिर तक हम क्या हासिल कर चुके होंगे। अगर आप देखें तो इसके अंदर जो वर्ड क्या है वो बिल्कुल दरमियान में गिवन है, यानी कि इसका जो क्या वाला वर्ड है वो शुरू में नहीं बल्कि दरमियान में आ गया। क्या की इंग्लिश बेसिकली अगर हम WH की सेंस में लें तो क्या की इंग्लिश होती है वट। तो इसलिए हम लोग अपना जो हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या यूज कर लेंगे? वट। वट हमारा क्या है? WH फैमिली से बिलोंग करता है। इस साल के आखिर तक हम क्या हासिल कर चुके होंगे। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट आपको गिवन है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम की इंग्लिश होती है वी। तो वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो यूज हो जाएगा आपका शेल। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लगाना होता है फॉर्मूले के मुताबिक? सबसे पहले हम लगाते हैं WH वर्ड। तो इसके अंदर जो WH वर्ड है वो है क्या। क्या की इंग्लिश होती है वट। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे वट। उसके बाद हमने विल शेल लगाना होता है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या गिवन है? हम की इंग्लिश हो गई वी, तो वी के साथ क्या आता है? शेल। तो इस वट के बाद हम क्या लगा देंगे? शेल। शेल के बाद अपना सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या आ गया? वी। इस साल के आखिर तक हम क्या हासिल कर चुके होंगे। वी के बाद हमने हैव लगा देना है फॉर्मूले के मुताबिक। हासिल करने की होती है अचीव, तो अचीव की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? अचीव्ड। तो वो हम लोग लास्ट पे लगा देंगे अचीव्ड। इस साल के आखिर तक हम क्या हासिल कर चुके होंगे। उसके बाद अब इतना सेंटेंस बचा इस साल के आखिर तक, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये हमारे पास लास्ट पे सारा का सारा क्या आ गया? एज अ ऑब्जेक्ट आ गया। इस साल के आखिर तक हम क्या हासिल कर चुके होंगे। व्हाट शैल वी हैव अचीव्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सबसे पहले हमारा WH वर्ड आ गया, क्या की इंग्लिश आ गई वट। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया शेल। क्यों? क्योंकि शेल इसलिए लगाया क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या था? वी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया शेल और स्टार्टिंग में क्या लगा दिया? वट।
वट हमारा था WH फैमिली से बिलोंग कर रहा था, इसलिए हमने सबसे पहले लगा दिया वट। देन हमने विल शेल में से चूज किया शेल, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था? वी। उसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक हैव आ गया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अचीव की अचीव्ड आ गई। उसके बाद इतना सेंटेंस बचा था इस साल के आखिर तक, तो ये हमारा सारा का सारा क्या था? ऑब्जेक्ट। तो इसे हमने लास्ट पे राइट कर दिया बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस साल के आखिर तक हम क्या हासिल कर चुके होंगे? What shall we have achieved by the end of this year? तो ये हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो आ गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।